नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं और अनंत श्वेता फिर से हाजिर हैं दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरों को लेकर। बिल्कुल, आपको बता दें कि देश दुनिया की तमाम वो खबरें जो आज बनी हैं, सुर्खियां या वो खबरें जिससे आप चूक गए हैं, तो वो तमाम खबरें समेटकर हम यहां से विस्तार से दिखाने के लिए आपको लेकर के आए हैं। आपको हम बता दें कि आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, महज 24 घंटे से कम का वक्त बचा है हिंदुस्तान की जमीन पर जब चीतों का परिवार उतरने वाला है। जी हां, 8 चीतों का ये परिवार 70 साल भारत में स्थायी पते पर रहने वाले हैं। ये पता होगा मध्य प्रदेश का कूनू नेशनल पार्क, जहां इन चीतों को चहलकदमी करते हुए देखा जा सकेगा। और ये इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि भारत में कई दशक पहले चीते विलुप्त हो चुके हैं। अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से 8 चीतों का पूरा परिवार आज भारत के लिए उड़ान भरेगा। इन चीतों में 3 नर चीते हैं, 5 मादा चीते हैं। 3 नर चीतों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। जिस बोइंग 747 जंबो जेट से ये चीते नामीबिया से हिंदुस्तान का सफर तय करेंगे, उसमें खास तरह से बदलाव किए गए हैं जिससे उन्हें महसूस ना हो कि वो जंगल से बाहर हैं। इन चीतों के साथ आपको बता दें डॉक्टर और वन्यजीव एक्सपर्ट की टीम भी होगी। कूनू राष्ट्रीय उद्यान में ये चीते सीधे खुले जंगल में नहीं छोड़े जाएंगे, बल्कि 1 महीने तक इन्हें विशेष बाड़े में रखा जाएगा। ये 30 दिन तक 6 वर्ग किलोमीटर के ही दायरे में रहेंगे। इनके रहने के लिए 9 खास कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। शुरुआती 30 दिनों तक इनकी सेहत और खान पान पर नजर रखी जाएगी ताकि यहां के वातावरण के हिसाब से ये ढल पाए। 30 दिन सब कुछ ठीक रहने पर इन्हें जंगल में शिकार के लिए छोड़ दिया जाएगा। उन्हें सैटेलाइट कॉलर उन्हें पहनाया जाएगा ताकि इनको जंगल में आसानी से ट्रैक किया जा सके। और महज 3 सेकंड में ही 100 किलोमीटर। चीतों की अगवानी करने के लिए मध्य प्रदेश भी तैयार है। कभी यहां के जंगलों में खाक छानने वाले डाकू जो अब आत्मसमर्पण के बाद मुख्य धारा की जिंदगी में जी रहे हैं, वो अब इन जंगलों में रखवालों की भूमिका में नजर रहेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि चीतों की खबर आने से श्योपुर के रमेश सीकरवार उत्साहित हैं, जिन्हें चीता मित्र की पहचान मिली है। चीतों के आने से क्या फायदा होगा और उनकी हिफाजत तो वो शिकारी कैसे करने वाले हैं, सुनिए इस पर रमेश की क्या तैयारी है। आप चीता मित्र के नाते लोगों को तो समझा ही रहे हैं, लेकिन आप लोग तो पार्क के अंदर भी जाएंगे ही, है ना? तो अगर वहां पे उस समय कोई तस्कर आपके सामने आ गया और नहीं मानने को तैयार होगा, तो क्या आप इसका इस्तेमाल करने से हिचकेंगे? नहीं, उसका इस्तेमाल पहले हवाई फायर करेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं जानता भी हूँ कौन कुछ गांव का है, सबको मैं जानता हूँ, परिचित है। उसे घर से पकड़ लाएंगे, कहाँ जा फिर ला कर डीएफ देंगे, सीएफ साहब को देंगे, पुलिस को देंगे कि कल जेल पहुंचा इसको, ताकि भय बने सब लोगों को। भाई कि कहाँ जाएगा वो, क्यों सब परिचित हैं पूरे लोग। आएंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत पिछड़ा सा इलाका है। तो ये चीते अगर यहाँ आ जाते हैं तो इस इलाके का क्या विकास हो सकता है, क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं? चीते यहाँ आते हैं और सक्सेजा होती है तो बाहर के पटक लोग आएंगे, तो बहुत से गरीबों को धंधा मजदूरी मिलेगी, उनके लिए उनको घुमाने के लिए किसी गाड़ी लग जाएंगे, कोई ड्राइवर हो जाएगा, बहुत से होटल बन जाएंगे, तो यहाँ इनकम बढ़ जाएगी, गरीबों को रोजगार मिलेगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के बाद अब से कुछ देर पहले कई राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने। पहले पीएम मोदी ने टर्की के राष्ट्रपति तैयब से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत भी हुई। समिट में शिरकत करने पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पीएम मोदी से मिले। रूस यूक्रेन जंग से बदले राजनीतिक हालात के साथ ही कई दूसरे अहम मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। इस समिट में एससीओ के सुधार और विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने समिट को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत की प्राथमिकताएं रखी, सुझाव भी दिए। बैठक में बोलते हुए पीएम मोदी ने एससीओ देशों से मिलेट्स उगाने पर जोर देने की अपील की। उन्होंने भारत की तैयारियों का जिक्र करते हुए इसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था स्टार्टअप का हवाला दिया। पीएम मोदी ने स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप एंड इनोवेशन बनाकर एससीओ के सदस्य देशों के साथ अनुभव साझा करने का सुझाव भी दिया।
और रुख कर लेते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री मोदी को मिले तोहफों की नीलामी होगी। प्रधानमंत्री मोदी को देश के भीतर और विदेशी दौरों पर मिलने वाले उपहारों की नीलामी इस बार भी की जाएगी। इसका जिम्मा उठाया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न ने, जो चौथी बार इसका आयोजन करने जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को मिले गिफ्ट्स की बोली लगाई गई थी। इसकी शुरुआत 17 सितंबर से होगी और 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार नीलामी के लिए 1200 गिफ्ट्स रखे गए हैं। इस नीलामी के माध्यम से भी जुटाई गई धनराशि नमामि गंगे कार्यक्रम में दी जाएगी। इन 1222 उपहारों में आकर्षण का केंद्र अयोध्या में श्रीराम मंदिर, अमृत कलश और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृतियां हैं और मॉडल हैं। साथ ही एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से भेंट की गई रानी कमलापति की प्रतिमा और हिमाचल प्रदेश के सीएम की तरफ से भेंट किया गया त्रिशूल भी है। इसके अलावा आपको बता दें, राष्ट्रमंडल खेलों, डेफ ओलंपिक्स और थॉमस कप चैंपियनशिप में टीम इंडिया से मिले पीएम के उपहार भी ऑक्शन के लिए रखे गए हैं। इसमें बैडमिंटन रैकेट, कुश्ती, हॉकी, लॉन बॉलिंग और पैरा पावर लिफ्टिंग टीमों के ऑटोग्राफ वाली स्पोर्ट्स जर्सी भी है। ई नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक की जाएगी। आम जनता pmmementos.gov.in इस लिंक पर लॉगिन करके नीलामी में भाग ले सकती है। भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण विमानों की एरोबेटिक टीम ने आज अपना दमखम दिखाया। भुवनेश्वर में आयोजित हुए इस शो में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हैरतअंगेज करते नजर आए। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये एयर शो कुआखाई नदी तट पर बाली जात्रा मैदान पर हुआ है। ये शो सुबह 10 बजे शुरू हुआ और करीब 20 मिनट तक भुवनेश्वर के आसमान पर विमान कलाबाजियां दिखाता हुआ नजर आए। अपनी उड़ान के दौरान कई तरह के फॉर्मेशन बनाते ये विमान नजर आए। पुलिस ने एयर शो के लिए कई इलाकों में रूट डायवर्ट किए थे। भुवनेश्वर की तरह का एयर शो पुरी स्थित राजभवन पर भी 18 सितंबर को किया जाने वाला है। और चलिए अब महिलाओं से जुड़ी एक शानदार खबर आपको दिखाते हैं। दरअसल बीएसएफ की स्थापना दिवस परेड में पहली बार महिला ऊंट सवार का दस्ता भी शामिल होगा। बीएसएफ के इतिहास में यह पहला मौका है जब महिलाओं के इस दस्ते को शामिल होने की मंजूरी दी गई है। बीएसएफ का ऊंट दस्ता देश में अपनी अलग पहचान रखता है। 26 जनवरी की परेड में पुरुषों का यह दस्ता हर बार शिरकत करता है। हालांकि महिलाओं की अगर बात करें तो बीएसएफ में उन्हें भी बॉर्डर की हिफाजत करते हुए रेतीली जमीन पर कदमताल करते हुए पुरुषों के बराबर देखा जा सकता है। यहां आपको बता दें कि यही वजह है कि बीएसएफ के डायरेक्टर ने एक नया इनोवेशन करते हुए महिलाओं के ऊंट दस्ते को परेड में शामिल करने का फैसला लिया। खास बात यह है कि परेड में शामिल होने वाले दस्ते को खास तौर पर इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। 1 सितंबर को अमृतसर में होने वाली बीएसएफ स्थापना दिवस परेड में पहली बार यह दस्ता शामिल होगा। माना जा रहा है कि महिला दस्ता विश्व में अपनी तरह का इकलौता महिला ऊंट सवार दस्ता होगा। एक्चुअली बहुत प्राउड वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि आप सब लोग आए हैं यहाँ हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। हम पहली बार ये सोचा नहीं था, मैं अभी ट्रेनिंग करके आई हूँ, सोचा नहीं था कि मुझे स्टार्टिंग में ये मौका मिलेगा, पर ये मौका मिला है तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। आज लड़कियां बहुत कहाँ पहुँच गई है, जहाज उड़ा रही है, हम भी रेगिस्तान का जहाज उड़ा रहे हैं, ये बहुत प्राउड की बात है। रुख करते हैं अयोध्या का। अयोध्या की आध्यात्मिक अनुभूति में अब लता मंगेशकर के स्वर भी खुलेंगे। अयोध्या आने वालों को लता दी के सुरों से सजी रामधुन सुनने को मिलेगी। इसके लिए 28 सितंबर को 40 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी और 14 टन की वीणा स्थापित की जाने वाली है। वाकई बहुत ही खूबसूरत है ये वीणा और यादगार भी कई मायनों में। इसे 70 कलाकारों ने तैयार किया है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर के स्वरों को राम की नगरी में सम्मान देने का ये सपना योगी आदित्यनाथ ने बुना था। अब इस वीणा को अयोध्या के मुख्य प्रवेश द्वार पर रखा जाएगा। करीब 8 करोड़ की लागत से अयोध्या में बनने वाले लता स्मृति चौराहे की 28 सितंबर को सीएम योगी जनता को इसे समर्पित करेंगे। इसमें आप देखेंगे तो बहुत डिटेल में सब डिजाइन, अगर आपने पास से देखा ही होगा तो बहुत डिजाइन जैसा होना चाहिए अच्छी वीणा के अंदर।
वो हमने बनाने की कोशिश करी है और हमारे हिसाब से बहुत अच्छी बनी है। तमस्कर जी के नाम से चौराहा बनाया जा रहा है। उन्होंने राम के भजन सबसे अधिक गाए हैं और इससे एक वहाँ पे धुन भी बजाए जाएंगे और लोग टूरिस्ट आकर्षित होंगे और उनका जीवन ही एक तरह से संगीत को समर्पित रहा है और एक बड़ी उपलब्धि रहेगी हम लोगों के लिए कि हम लोग इसको बेहतर तरीके से उसको संचालित कर पाए। चलिए आपको बता दें कि देखिए बड़ी बड़ी बीमारियों के महंगे इलाज से अब छुटकारा मिलेगा। ये पहल की है दिल्ली में रजौरी गार्डन गुरुद्वारे ने, जहां किडनी का इलाज कराने वाले जरूरतमंदों की महज 750 रुपए में डायलिसिस हो जाती है। इस तरह गुरुद्वारे में इलाज के लिए बाहर होने वाले खर्चे का केवल 10वां हिस्सा ही फीस के तौर पर लिया जा रहा है। यहां डायलिसिस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधुनिक मशीनें जापान से मंगाई गई हैं। फिलहाल डायलिसिस के लिए 10 बेड हैं जो आने वाले कुछ दिनों में 20 कर दिए जाएंगे। बेहतरीन और अनुभवी डॉक्टरों की टीम यहां आने वाले मरीजों का डायलिसिस कर रही है। खास बात यह है कि जो 750 रुपए भी नहीं चुका सकते उन्हें मुफ्त सेवा मुहैया कराई जाती है। ये डायलिसिस की हमारी 10 मशीनें लगी हुई हैं और आपने देखा है कि जो वर्ल्ड की बेस्ट मशीन है ना वो हमने लगाई है इधर। वैसे जर्मन की भी बहुत अच्छी होती है मगर ये जो जापानीज है इनसे अच्छी कोई मशीन नहीं है ना। डॉक्टर हमारे बेस्ट है और सारा ना जो होता है ना हमारा बिल्कुल इस हिसाब से होगा। यहाँ पर 750 रुपये हम लेते हैं सिर्फ डायलिसिस का और पूरी दिल्ली से ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ पर डायलिसिस कराने के लिए आते हैं क्योंकि चार्जेस बहुत कम है। प्रधान हरमनजीत सिंह जी ने जो एक प्रोविज़न रखा हुआ है कि गुरुद्वारा घर में कोई भी आए गुरु नानक के घर में तो खाली ना जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना रखी है। और अब रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब के फरीदकोट में जेल प्रशासन ने कैदियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश की है। उन्हें एक ऐसी सौगात दी है जो उनकी सजा का दर्द कम करने में मदद करेगी, साथ ही उन्हें गुनाह के तौर पर की गई गलती का भी एहसास कराएगी। बिल्कुल आपको बता दें, दरअसल जेल प्रशासन ने कैदियों से मुलाकात के लिए परिवारों को आमने सामने मिलवाना शुरू किया है। इनमें कैदियों और परिवार के बीच अब सलाखें नहीं होंगी, यानी कैदी सीधे परिवार वालों से मिल पाएंगे। देखिए अपने बच्चे से मिलकर ये कैदी कितना खुश है। उन्हें छू सकेंगे, उन्हें गले लगा सकेंगे। इसके लिए खास तौर पर एक कमरा बनाया गया है जहां ये मुलाकात मुमकिन हो रही है। काफी अच्छी पहल कैदियों के लिए भी और उनके परिवार वालों के लिए भी। ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੁੰਨਾ ਬਾਈ MBBS। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਥਕਾਵਟ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹੀ ਫੰਡਾ ਹੈ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋਰ। कोविड महामारी के 2 साल बाद हुए गणेशोत्सव में भक्तों ने दिल खोलकर दान किया है। मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा को मिले चढ़ावे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बप्पा की विदाई के बाद उनको मिले दान और प्रसाद की नीलामी हो रही है। बप्पा के प्रसाद के लिए भक्त भी बढ़ चढ़कर बोलियां लगा रहे हैं। दरअसल गणेश उत्सव में लालबाग के राजा की विदाई के 3 या 4 दिन बाद उनको चढ़ावे में मिली चीजों की नीलामी होती है। इस बार बप्पा को 5 किलो से ज्यादा सोना, 60 किलो से ज्यादा चांदी और एक बाइक, साथ ही 5 करोड़ से भी ज्यादा कैश मिला है। इसके अलावा सोने का मोदक, चेन, अंगूठी, हार और दूसरी चीजें भी मिली हैं। कई भक्तों ने यहां गुप्तदान की परंपरा को निभाते हुए कीमती सामान भेंट किए हैं। आपको बता दें कि इस बार बप्पा को 5 करोड़ रुपए कैश चढ़ावा भी मिला है। 1 किलो से ज्यादा वजन सोना हम लोग गिन चुके हैं, वो सोना आ चुका है और 60 किलो चांदी भी आ चुके हैं। लोगों ने भर भर के किया है। समाज के प्रति जो भावना है लालबाग के राजा के चरणों में, और हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ती है क्योंकि इसमें सब जो निधि जमा होगा हमारे पास उसमें हमको सामाजिक काम करने का है। सोने का मोदक आया है लालबाग के राजा के चरणों में, जो 1 किलो 255 ग्राम का सोने का मोदक है और बहुत खूबसूरत ये मोदक है। जिस भी किसी भाविक की मनोकामना पूरी हो चुकी है उसने लालबाग के राजा के चरणों में हुंडी में गुप्त दान डाला है और बहुत आकर्षक मोदक है। वही हम लोग भी सब देख रहे थे। तो ऐसे दान आते हैं लालबाग के राजा के भाविकों की, जैसी मनोकामना पूरी होती है वो चरणों में दान देते हैं। लालबाग के हवा में उड़ने के लिए अब तक प्लेन, पैराशूट, पैराग्लाइडिंग ही जरिया होते थे। फ्लाइंग कार भी आपने देखी होगी, लेकिन अब एक बाइक भी आ गई है जो आपको हवा में उड़ा ले जाएगी। ये सच हो चुका है। दरअसल अमेरिका में डेट्रॉयट के ऑटो शो के दौरान फ्लाइंग बाइक ने उड़ान भरी तो नजारा देखने लायक था। वहां पर जो भी लोग थे वो देखते ही रह गए। बिल्कुल आपको बता दें कि डेट्रॉयट ऑटो शो के आयोजन समिति के उपाध्यक्ष
थार्ड स्कॉट ने खुद इस फ्लाइंग बाइक पर टेस्ट ड्राइव का मजा लिया। इस फ्लाइंग बाइक का निर्माण जापानी स्टार्टअप एयरविंग्स टेक्नोलॉजीज ने किया है। बाइक करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 मिनट तक उड़ान भर सकती है। ये फ्लाइंग बाइक जापान में पहले से बिक रही है और अब इसे अमेरिका में लॉन्च किया गया है। अमेरिका में इसकी कीमत फिलहाल करीब $7,77,000 होगी और यहां अगले साल इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। चलिए तो हमारे खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ आज फिलहाल इतना ही।